अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पढ़ना है मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में हम कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स पढ़ते हैं। उसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि एक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है। नॉर्मली हमें पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और एक्शन इसको पढ़ने की इम्पोर्टेंस यही है कि जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें, स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स, तो उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। इसके अलावा जब न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करवाते हैं तब उनमें भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। ये लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं कुछ। अब जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसकी पोलैरिटी जो है वो मेंटेन होती है। वो इसलिए मेंटेन होती है कि उसके इनसाइड आइंस की कंसंट्रेशन और आउटसाइड आइंस की कंसंट्रेशन बैलेंस होती है। एक फिक्स उनकी होती है वैल्यू। अगर वो उससे ज़्यादा या कम होते हैं या आइंस इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करते हैं तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। नॉर्मल वैल्यूज़ यहाँ पे अब ये फिरदौस के चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज पे भी दी हुई हैं, ये आपने लाजमी याद करनी है। उनमें मेन तो पास्ट पेपर के MCQs भी हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 40 होती है, सोडियम 142 होती है, पोटेशियम 4.2, क्लोराइड जो है वो 108 होती है, कैल्शियम 1.2 होती है, बाइकार्बोनेट 28 होती है, ग्लूकोज 85 होती है। ये पास्ट पेपर का MCQ है कि प्रिंसिपल एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन जो है वो क्या है, तो वो सोडियम है। प्रिंसिपल इंट्रा सेलुलर केटाइन जो है वो क्या है, पोटेशियम। और इनके लिए टर्म्स भी होती हैं, आप लोग को पता है कि जब ब्लड में सोडियम ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया, और अगर कम हो जाए तो कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। इसी तरह पोटेशियम का ज़्यादा हो जाना हाइपरकैलीमिया और कम हो जाना हाइपोकैलीमिया, और कैल्शियम का हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। और यहाँ पे एक और पास्ट पेपर का MCQ है कि जो डीपोलराइजेशन होती है उसकी मेजर काज क्या है, जो बेसिक रीज़न है वो क्या है, तो वो होती है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। जब भी सोडियम आइंस अंदर मूव करते हैं तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है। सेल मेम्ब्रेन हमने स्टार्ट करनी है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमें सबको पता है, हमने FSC में भी पढ़ा था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, और ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से। प्रोटीन्स जो हैं मेनली जो है वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन हमें पता है इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जस्ट लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जो प्रोटीन्स हैं उनको क्लासीफाई किया हुआ है पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटेग्रल या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन जो होती हैं वो इंजाइम्स के तौर पे एक्ट करती हैं, और जो इंटेग्रल या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं वो ऑल द वे थ्रू मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, और उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स जो होती हैं उनमें पोर्स होते हैं, और ये इनमें एक्वापोरेंस भी आ जाते हैं जो 13 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो सब्सटेंस के साथ बाइंड करती हैं और उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं। अब इन्हीं प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन चैनल और कैरियर की बेस पे हम डिफ्यूजन को भी आगे क्लासीफाई करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो इसके बेसिक मैकेनिज्म्स यहाँ पे 3 डिस्कस किए हुए हैं, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो है वो होती है रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस और बाइंडिंग विद कैरियर प्रोटीन्स ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। अब वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस के थ्रू भी रैंडम मूवमेंट मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं, या फिर वो किसी के प्रोटीन के साथ बाइंड करके भी इनवर्ड या आउटवर्ड मूव कर सकते हैं। हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो इसी वजह से रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन के इनसाइड या आउटसाइड मूव कर रहे होते हैं। तो डिफ्यूजन की 2 टाइप्स हैं फर्दर, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में मूवमेंट होती है थ्रू इंटरस्टाइसिस ऑफ लिपिड बाइलेयर या वाटरी चैनल्स के थ्रू, और इसकी एग्जांपल हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो होती है
कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करके, और ये हमेशा होती है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब पैसिवली मूव करते हैं तो वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, और इसकी एग्जांपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो गैसेस और वाटर होता है वो इजीली क्रॉस कर लेता है मेम्ब्रेन को, लेकिन जो आयंस होते हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आयंस होते हैं उनके साथ वाटर अटैच हो जाता है और उसकी वजह से वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, इनकी वजह से उनका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। इसके अलावा रिपल्शन होती है चार्जेस के दरमियान। मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी होती है एक स्पेसिफिक, और जो आयंस होते हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज होता है जिसकी वजह से रिपल्शन हो जाती है। मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो हर किसी आयन को ऐसे ही नहीं गुजरने देती। और जो सोडियम चैनल्स होते हैं ना वो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। अब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आती है परमिएबिलिटी। जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन परमिएबल होगी एक स्पेसिफिक आयन के लिए उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट होगा। इसी तरह टेम्परेचर इसके भी डायरेक्टली होते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन टू हमेशा लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। इसके अलावा प्रेशर ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट हमने पढ़नी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है मूवमेंट विद कैरियर प्रोटीन अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी ये होगी हमेशा लो टू हाई। हाई टू लो के लिए हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, लेकिन जब लो टू हाई हम मूव करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो उसकी भी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो उसकी भी एग्जांपल्स हम फर्दर पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी अपनी एनर्जी लेते कहाँ से हैं? जो प्राइमरी होती है वो तो लेती है ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी से, और जो सेकेंडरी होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये मैकेनिज्म आपने याद रखना है कि पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, फिर एक आयोनिक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। उस आयोनिक डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वहाँ से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपनी एनर्जी लेती है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं। सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोजेनिक पंप, कैल्शियम पंप और हाइड्रोजन पंप। ये जो है हाइड्रोजन पंप ये हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोजेनिक पंप, इसमें क्या होता है कि 3 सोडियम आउटसाइड मूव करते हैं और 2 पोटेशियम इनसाइड मूव करते हैं, और एटीपीएज एक्टिविटी होती है, यानी एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। इसको इलेक्ट्रोजेनिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अब 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। दो तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन एक सोडियम एक्स्ट्रा बाहर को जा रहा है, तो अंदर एक पॉजिटिव आयन की कमी हो रही है, इसीलिए नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड। उसके बाद आते हैं कैल्शियम पंप्स। 2 कैल्शियम पंप होते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन पे होता है जो कि आउटसाइड पंप करता है, और दूसरा वेजिकुलर ऑर्गेनेलिज में होता है। उसके बाद होता है हाइड्रोजन पंप। हाइड्रोजन पंप जो है वो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स में होता है। गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स हमारे स्टमक में होते हैं। स्टमक में मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं ना, आप लोग को पता है कि चीफ सेल्स होते हैं जो कि पेप्सिनोजिन को रिलीज़ करते हैं जो कि एक ज़ाइमोजिन फॉर्म है, और जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो HCl को सिक्रेट करते हैं और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करते हैं, और गोबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। और पेराइटल सेल्स के लिए एक निमोनिक याद रखा था हमने होप का, HOP। H फॉर HCl, O फॉर ऑक्साइंटिक सेल और P फॉर पेराइटल सेल्स, यानी पेराइटल और ऑक्साइंटिक सेल्स एक ही होते हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज़ करते हैं। इसका भी मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 यानी एक्सट्रिंसिक फैक्टर की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। और उसके अलावा डिस्टल ट्यूब्यूल्स में होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स में होते हैं।
जो किडनी होता है वो गिव एंड टेक पॉलिसी पे काम करता है कि अगर वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है तो पोटेशियम और हाइड्रोजन आइंस की एक्सक्रीशन करवाता है, तो वहाँ पे भी किडनीज़ में भी हाइड्रोजन पम्प्स होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाती है, उसमें दो आती हैं। इसको फर्दर क्लासीफाई किया है को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट जो होती है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स की होती है और ये जीआईटी और रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। और जो काउंटर ट्रांसपोर्ट है उसमें सोडियम जो है वो पोटेशियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन आइंस के साथ मूव करता है। इसमें ये होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर सोडियम अंदर मूव कर रहा है तो ये जो बाकी के आइंस हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में दोनों आइंस मूव करेंगे तो उसको हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसको हम उससे बायोकेमिस्ट्री की टर्म से भी रिलेट कर सकते हैं, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और काउंटर पोर्ट जो है वो एंटीपोर्ट से रिलेटेड है। इसके बाद आ जाती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है वो होती है डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन या फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्ड लाजमी यूज़ करना होता है कि यही ऑस्मोसिस की पहचान होती है। उसके बाद गेटिंग ऑफ चैनल्स हैं। गेटिंग ऑफ चैनल्स का मतलब होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ चैनल्स। ये अब दो तरह के होते हैं, वोल्टेज गेटेड और लिगेंड गेटेड या केमिकल गेटेड। वोल्टेज गेटेड चैनल्स वो होते हैं जो ओपन और क्लोज होते हैं जब एक स्पेसिफिक वोल्टेज अटेन होता है। ये होते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंट। इसकी एग्जांपल आती है सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। और लिगेंड गेटेड या केमिकल गेटेड जो होते हैं वो तब ओपन या क्लोज होते हैं जब कोई लिगेंड बाइंड करता है। इसकी एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स। एसिटाइल कोलिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हमने डिटेल्स में पढ़े थे सीएनएस में कि कुछ एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं। एक्साइटेटरी में एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आ जाते हैं। इनहिबिटरी में सीएनएस के लिए जो होता है वो होता है गाबा, और स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है ग्लाइसिन। नेक्स्ट आ जाते हैं चैनल्स इन सेल मेम्ब्रेन। चैनल्स जो हैं सोडियम पोटेशियम लीक चैनल्स, ये जो होते हैं ये हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होते हैं और ये इसी की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हुआ होता है। ये कंसंट्रेशन का बैलेंस करते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और दूसरी टाइप के आ जाते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अब इसके दो गेट्स होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के, एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट। एक्टिवेशन गेट आउटसाइड प्रेजेंट होता है और ये करता है सोडियम इनफ्लक्स फॉर डीपोलराइजेशन। स्टार्टिंग में मैंने आपको एमसीक्यू बताया था पास्ट पेपर का कि डीपोलराइजेशन के लिए क्या बेसिक रीज़न होती है, तो ये यहाँ पे भी बताया हुआ है कि सोडियम इनफ्लक्स होता है। तो ये आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनफ्लक्स करवाते हैं डीपोलराइजेशन के लिए, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ये क्लोज होंगे, और जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना होता है तब ये ओपन होते हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स करवाते हैं जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। उसके अलावा इनएक्टिवेशन गेट होते हैं वो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, ये बिल्कुल उल्ट होते हैं एक्टिवेशन के, ब्लॉक करते हैं सोडियम इन्फ्लक्स और ये ओपन होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। उसके बाद आ जाता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। इनके पास सिर्फ एक एक्टिवेशन गेट होता है जो कि इनसाइड प्रेजेंट होता है और ये नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्लोज होते हैं और ये आउटफ्लक्स करवाते हैं पोटेशियम की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रीपोलराइजेशन के लिए। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एक्शन पोटेंशियल को पढ़ेंगे। उसके बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है कि जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तो इनसाइड नेगेटिव होता है और आउटसाइड पॉजिटिव होता है। एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो इनसाइड पॉजिटिव होता है और आउटसाइड जो है वो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी नेगेटिव होती है। इसकी रीज़न हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये यहाँ पे आपको गेट्स दिखाए गए हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के। ऊपर वाले तीन जो हैं वो सोडियम के हैं और नीचे वाले जो हैं वो पोटेशियम के लिए हैं। ऊपर वाले आपको नज़र आ रहे हैं एक्टिवेशन गेट जो आउटसाइड हैं और इनएक्टिवेशन गेट इनसाइड प्रेजेंट है। ये सोडियम की इन्फ्लक्स करवाते हैं डीपोलराइजेशन के लिए, और नीचे वाले जो हैं वो पोटेशियम गेटेड चैनल्स के लिए हैं
तो वो इनसाइड प्रेजेंट है और ये तभी ओपन होते हैं जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है और रीपोलराइजेशन करवाते हैं और पोटेशियम की आउटफ्लक्स करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेम्ब्रेन का वो पोटेंशियल होता है जब मेम्ब्रेन कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रही होती, यानी नॉर्मली होती है, रेस्टिंग स्टेट में होती है। इसका अब नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -90 मिली वोल्ट। ये डिफरेंट स्केलेटल मसल कार्डियक स्मूथ के लिए अलग अलग होते हैं, वो आगे भी मैंने लिखे हैं, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका ओरिजिन क्या होता है ये हम अब पढ़ते हैं कि इसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कंट्रीब्यूशन बाय पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल, कंट्रीब्यूशन बाय सोडियम डिफ्यूजन पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन बाय सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोजेनिक पंप। जो पोटेशियम होता है वो इनसाइड 140 होता है, आउटसाइड 4 होता है। ये हमने स्टार्टिंग में जो वैल्यूज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी ECF के लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए। तो आउटसाइड 4, वहाँ पे हमने 4.2 पढ़ी थी। तो नॉर्मली अब देखें इनसाइड ज़्यादा है, आउटसाइड कम है, तो ये इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा, यानी हाई टू लो। तो ये तब तक मूव करता रहेगा, ये डिफ्यूज़ करता रहेगा जब तक पोटेंशियल -94 मिली वोल्ट नहीं हो जाता। अब ऐसा पोटेंशियल जो फर्दर ब्लॉक कर दे डिफ्यूजन ऑफ आयंस को, उसको हम कहते हैं नर्न्स पोटेंशियल। तो ये है डिफ्यूजन पोटेंशियल, ये नर्न्स पोटेंशियल पोटेशियम का -94 मिली वोल्ट। उसके बाद कंट्रीब्यूशन बाय सोडियम डिफ्यूजन पोटेंशियल। सोडियम जो है वो इनसाइड 10 है, आउटसाइड 142 है। तो सोडियम जो है वो इनसाइड मूव करेगा, आउटसाइड टू इनसाइड, हाई टू लो कंसनट्रेशन। कब तक मूव करता रहेगा? जब तक पोटेंशियल +61 मिली वोल्ट नहीं हो जाता। लेकिन ये +61 मिली वोल्ट इसका डिफ्यूजन पोटेंशियल नहीं है, वो इसलिए कि जो सोडियम पोटेशियम लीक चैनल्स होते हैं वो 100 टाइम्स मोर परमिएबल टू पोटेशियम होते हैं देन सोडियम, यानी सोडियम के लिए उनकी परमिएबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए इसका जो पोटेंशियल होता है वो +8 मिली वोल्ट होता है। और सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोजेनिक पंप जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है -4 मिली वोल्ट। इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है कि पोटेशियम जो है वो -94 दे रहा है, सोडियम +8 मिली वोल्ट दे रहा है और सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो -4 दे रहा है। तो नेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट आ गया। और इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं, वो भी सेल्स के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है नर्न्स पोटेंशियल। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन ब्लॉक फर्दर डिफ्यूजन ऑफ आयन कम्प्लीटली। तो नर्न्स इक्वेशन भी है कि EMF जो है मिली वोल्ट में = ±61 log कंसनट्रेशन इनसाइड ओवर आउटसाइड। ये हमने सारा पढ़ लिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और उसका ओरिजिन। अब हम पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसकी स्टेजेस होती हैं। अब रेस्टिंग स्टेज में -90 मिली वोल्ट था। अब होती है डीपोलराइजेशन। सबसे पहले चेंज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम -90 मिली वोल्ट टू 0 एंड देन ओवरशूट टू +35 मिली वोल्ट। यानी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ा था कि रेस्टिंग स्टेज में इनसाइड नेगेटिव होती है और आउटसाइड पॉजिटिव होती है। तो जब भी यहाँ पे सोडियम इन्फ्लक्स होता है तो जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है। और डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से इन्फ्लक्स होता है जब वो ओपन होते हैं, उनका एक्टिवेशन गेट ओपन होता है। उसके बाद आती है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, दोबारा से प्लस से नेगेटिव में हम जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव के +35 मिली वोल्ट टू -90 मिली वोल्ट हो जाता है। और ये होता है आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से, और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। उसके बाद आता है फ्रिंज लेवल। ये वो लेवल होता है जहाँ पे डीपोलराइजेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये आपको ग्राफ दिखाया गया है कि नॉर्मली यहाँ पे क्या है,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद क्या होता है, डीपोलराइजेशन। ओपनिंग होती है सोडियम चैनल्स की, और उससे क्या होता है कि इन्फ्लक्स होता है सोडियम चैनल्स का, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है। और ये थ्रेशोल्ड लेवल आपने हमेशा याद रखना है कि डीपोलराइजेशन तभी होती है, एक्शन पोटेंशियल तभी डेवलप होता है जब हम स्टिमुलस जो देते हैं वो थ्रेशोल्ड को मीट करता है। उसके बाद डीपोलराइजेशन होती है। थ्रेशोल्ड लेवल ये होता है कि मिनिमम स्टिमुलस या मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस दैट कैन इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल। अगर ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दें या हम इसको थ्रेशोल्ड से कम देंगे तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता। जब हम थ्रेशोल्ड लेवल के बराबर या उससे ज़्यादा देंगे स्टिमुलस, तभी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। तो उसके बाद डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है। इसमें क्या होता है, सोडियम चैनल्स क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो पोटेशियम चैनल्स है वो ओपन हो जाते हैं और आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो जाता है। उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन दी हुई है कि जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो ओपन रहते हैं आफ्टर द पोटेंशियल रीचेज द रेस्टिंग लेवल। जब ज़्यादा देर ओपन रहते हैं तो आउटफ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। उसके बाद सब थ्रेशोल्ड, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि पोटेंशियल बिलो थ्रेशोल्ड, और ये इनिशिएट नहीं कर सकता एक्शन पोटेंशियल को। उसके बाद है सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर यही है कि रेशो ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तभी एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है ऑल और नथिंग प्रिंसिपल। इसमें यही है कि जब सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, और जब थ्रेशोल्ड के इक्वल या अबव होगा तब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। उसके बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड आ जाता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जिसके दौरान एक पहला एक्शन पोटेंशियल डेवलप है और हम इसी की मौजूदगी में हम एक सेकंड एक्शन पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर सकते। उस पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये होता है कि सेकंड एक्शन पोटेंशियल कांट बी एलिसिटेड इवन विद वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस व्हेन स्टिमुलस इज गिवन इन डीपोलराइजेशन। जितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा सेकंड एक्शन पोटेंशियल नहीं डेवलप हो सकता। और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये होता है कि अगर हम स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दे दें तो एक पहला एक्शन पोटेंशियल डेवलप है, और स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस भी कब दें, जब रीपोलराइजेशन हो रही हो, यानी जो पहला एक्शन पोटेंशियल है वो तकरीबन एंडिंग स्टेज पे पहुंच ही रहा हो, तब हम दें सेकंड स्टिमुलस, स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस, तो सेकंड एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कुछ मसल्स के लिए। स्केलेटल मसल के लिए -90 मिलीवोल्ट होता है, कार्डियक का भी तकरीबन इतना ही होता है -90 मिलीवोल्ट, और स्मूथ मसल्स के लिए -50 और -60 मिलीवोल्ट के दरमियान में होता है, और नर्व फाइबर के लिए -65 मिलीवोल्ट होता है। उसके बाद आता है स्केलेटल मसल। ये इसके लिए हम लोगों ने कुछ कैटेगराइजेशन की हुई है, फिरदौस में भी और गाइटन में भी इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं कि स्केलेटल मसल में के लिए अलग फिनोमेना है, स्मूथ मसल्स के लिए अलग फिनोमेना है, कार्डियक मसल्स के लिए अलग है। तो स्केलेटल मसल में ज़्यादातर उसी की डिटेल होती है कि किस तरह एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, और ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें स्टेयरकेस इफेक्ट या ट्रैप होता है। मसल को अगर हम स्टिमुलेट करें आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो कंट्रैक्शंस होती हैं ना वो वीक होती हैं और ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं टू प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो होता है कैल्शियम की इन्फ्लक्स की वजह से। तो ये स्टेयर्स को कहते हैं सीढ़ियों को, यानी सीढ़ियाँ भी ऐसी होती हैं ना नीचे से ऊपर, इसी तरह स्टेयर केस इफेक्ट भी इनिशियल कंट्रैक्शंस जो होती हैं वो वीक होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसकी वजह जो होती है वो होती है कैल्शियम रिमेनिंग इन सार्कोप्लाज्म। उसके बाद ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है,
मायस्थीनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर देती हैं एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स को। ये सैंडअप का एमसीक्यू भी है कि इसमें कौन से चैनल्स अफेक्ट होते हैं, तो इसमें एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स, हमने लिगेंड गेटेड चैनल्स में इसकी एग्जांपल पढ़ी थी ना, तो ये वही है कि एंटीबॉडीज़ इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इम्पल्स जो होती हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, ट्रांसमिट नहीं हो पाती, तो उससे जो होता है मसल्स वो बहुत वीक हो जाते हैं और इससे मायस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है। उसके बाद दो टर्म्स हैं, रियोबेस और क्रोनेक्सी। रियोबेस जो होता है वो मिनिमम करंट होता है नीडेड टू स्टिमुलेट नर्व और मसल। रियोबेस जो है वो स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा होता है। क्रोनेक्सी जो होता है वो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन को इंडिकेट कर रहा होता है। टाइम नीडेड फॉर डबल रियोबेस। उसके बाद आता है मसल फेसिकुलेशन। ये होता है अबनॉर्मल इम्पल्स एक जनरेट होती है होल मोटर यूनिट में, तो उसकी वजह से होल मोटर यूनिट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से रिपल या वेव एक स्किन के ऊपर प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं मसल फेसिकुलेशन। उसके बाद आता है स्टार्लिंग लॉ फॉर स्केलेटल मसल। इसमें होता है कि विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स ग्रेटर इनिशियल लेंथ ऑफ स्केलेटल मसल स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी जितनी लेंथ इनिशियल ज़्यादा होगी स्केलेटल मसल की उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और इससे रिलेटेड हमने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ पढ़ा था CVS में कि जितनी ज़्यादा हम वीनस रिटर्न ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होता है, यानी जितना ज़्यादा हार्ट ब्लड रिसीव करता है उतना ही वो ज़्यादा बाहर निकालता है, पूरी बॉडी में पंप करता है। उसके बाद आ जाता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोगों को पता है ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं। उसके अलावा ये लैक करते हैं टी ट्यूब्यूल्स और इनके अंदर टी ट्यूब्यूल्स नहीं होता है लेकिन कैवियोलाई होता है। कैवियोलाई क्या होता है? इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और एक्टिन फिलामेंट नहीं होता, सॉरी एक्टिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन नहीं होता और इसकी बजाय इसमें होता है कार्बोमोड्यूलिन प्रोटीन। और जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो होते हैं जो कि स्लो टू ओपन होते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्शन पोटेंशियल के लिए। इसमें लैच मैकेनिज़्म है कि जब स्मूथ मसल्स फुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या तो जब वो फुली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो कंटिन्यू रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को अपनी कंटिन्यू रखते हैं, जितनी भी हम लोग एक्साइटेशन को रिड्यूस करते हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ना थ्रू आउट लाइफ। उसके बाद आ जाता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स के कुछ फेजेस हैं। फेज़ 0 उसमें क्या होता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। फिर फेज़ 1 आता है, इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है इनएक्टिवेशन होती है वोल्टेज गेटेड चैनल्स की, और वोल्टेज गेटेड जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फेज़ 2 होता है जिसके अंदर प्लेट्यू बनता है, और प्लेट्यू की मेन रीज़न क्या है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद फेज़ 3 होता है जिसमें रैपिड रिपोलराइजेशन होती है। पहले इनिशियल हुई थी, उसके बाद होती है रैपिड रिपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है? मैसिव पोटेशियम इफ्लक्स होता है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम चैनल्स क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो पोटेशियम है उसका बहुत ज़्यादा इफ्लक्स हो जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा आउटसाइड मूव कर जाते हैं और जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। उसके बाद पेसमेकर का एक्शन पोटेंशियल है, इसमें प्लेट्यू नहीं बनता और ना ही इसमें फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये आपको कार्डियक मसल का दिखाया गया जिसमें हमने ये फेजेस पढ़े हैं कि सबसे पहले फेज़ 0 होता है, उसके बाद फेज़ 1 होता है जिसमें डीपोलराइजेशन होती है, फिर फेज़ 2 में आपको नज़र आ रहा है कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है और इनिशियल रिपोलराइजेशन हो रही है कि पोटेशियम जो है वो उसका आउटफ्लक्स हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है और इसमें प्लेट्यू बन रहा है। ये आपको नज़र आ रही है ना फेज़ 2 में उल्टी प्लेट सी,
इसको प्लेटियो कहते हैं। फेज़ 3 में सिर्फ आउटफ्लक्स होता है पोटेशियम आयंस का और ये रैपिड रिपोलराइजेशन होती है। उसके बाद फेज़ 4 है, इसमें भी डोमिनेटेड बाय आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम है। उसके बाद ये पेसमेकर का दिखाया हुआ है, इसमें प्लेटियो नहीं बन रहा, आपको नज़र आ रहा है। पहले फेज़ 4 होता है इसमें, फिर फेज़ 0 होता है, फिर फेज़ 3 होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।